जय हिंद बच्चों। आपका YouTube चैनल मॉडर्न कोचिंग अटका में स्वागत है बच्चों। और आप लोग मन से पढ़ाई कर रहे होंगे बच्चों। आज जितना चीज बताया जा रहा है सारे चीज का आप नोट्स क्लियर करते जा रहे होंगे और साथ ही साथ वीडियो को अच्छी तरह से आप देख रहे होंगे बच्चों, ऐसा मेरा उम्मीद है। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं बच्चों तो आप ऐसा कीजिए, तभी आपको फायदा मिल सकता है बच्चों। तो आज का मेरा टॉपिक है बच्चों दृष्टि दोष। साइंस में फिजिक्स मेरा चल रहा है और फिजिक्स में हम दृष्टि दोष अभी बता रहे हैं, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जिसमें से आज मेरा पार्ट 3 होगा बच्चों। तो इसके पूर्व दृष्टि दोष के 2 पार्ट आपका चैनल में अवेलेबल है बच्चों। तो अगर जो उस 2 पार्ट को नहीं देखे हैं उसको पहले आप देखिए और उसको देखने के बाद फिर ये पार्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी बच्चों। तो हम इसके पिछले वाले पार्ट में दृष्टि दोष में हम 2 दृष्टि दोष कर चुके हैं बच्चों, जिसमें से एक निकट दृष्टि दोष या मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस था बच्चों, और सेकंड मेरा था दूर या दीर्घ दृष्टि दोष, जिसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग या फार साइटेडनेस इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों। तो दृष्टि दोष के हम 4 टाइप बताए थे बच्चों। 4 टाइप में मेरा 2 टाइप हो गया है। अब जो मेरा रेस्ट 2 टाइप बचा हुआ है आज उस पर चर्चा करेंगे। और उसके अलावे बच्चों डिफेक्ट्स ऑफ विजन पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए आप बढ़िया से चैनल पर बने रहिए और पूरे आप इस पार्ट को देखिए और पूरा फुल वीडियो देखिए, तभी आपको चीजें समझ में आएगी बच्चों। तो चलिए, अब जो मेरा 2 दृष्टि दोष बचा हुआ है बच्चों उस पर हम चर्चा करते हैं और उसको करने के बाद तो फिर हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और न्यूमेरिकल्स कर लेने के बाद, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, डिफेक्ट ऑफ विजन पर बोर्ड्स में एग्जाम आपका न्यूमेरिकल पर आधारित पूछा जाता है, तो उस चीज को भी हम लोग आज करने वाले हैं। तो आप लोग देखिए, तो अगला मेरा दृष्टि दोष है बच्चों, तीसरा नंबर का। वो दृष्टि दोष है जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता, ये 3rd नंबर का है बच्चों। जरा दूरदर्शिता को आप जरा दूरदृष्टिता भी कर सकते हैं बच्चों। जरा दूरदृष्टिता, जरा दूरदृष्टिता। तो कहीं कहीं जरा दूरदर्शिता लिखा हुआ मिलेगा बच्चों और कहीं कहीं आपको जरा दूरदृष्टिता लिखा हुआ मिलेगा बच्चों। तो अब हम लोग ये चीज जानेंगे कि ये है क्या चीज। इसको इंग्लिश में प्रेस बायोपिया बोला जाता है बच्चों। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रेस बायोपिया। इसको इंग्लिश में प्रेस बायोपिया बोला जाता है। तो अब हमको समझना है बच्चों कि ये जरा दूरदर्शिता या जरा दूरदृष्टिता क्या है। तो इसके शब्दों पर पहले आप गौर कीजिए बच्चों। इसका शब्द से ही आप, शब्द में ही इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है और इससे रिलेटेड बातें छुपी हुई है। तो जरा दूरदर्शिता, तो देखिए बच्चों, जरा दूरदर्शिता, जरा और प्लस दूरदर्शिता, जरा जोड़ दूर जोड़ दर्शिता। सबसे पहले हमको जानना है बच्चों कि जरा का मतलब क्या होता है। आप बताइए बच्चों, अनुमान लगाइए, आप सोचिए जरा का मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जरा का मतलब, जरा शब्द का यूज हम लोग हिंदी में बोलचाल की भाषा में करते हैं और कहीं कहीं थोड़ा, थोड़ा के लिए हम जरा शब्द बोलते हैं कि जरा सा दो, जरा सा लो, ऐसे बोला जाता है बच्चों। तो जरा का मतलब एक सामान्य अर्थ अगर लिया जाए हिंदी में बोलचाल की भाषा में तो जरा मतलब थोड़ा होता है। लेकिन यहाँ साइंस की भाषा में बच्चों, अगर साइंस की भाषा में लिया जाए, साइंस क्या हिंदी में भी अगर आप लेते हैं तो जरा का मतलब होता है, जरा मतलब होता है वृद्ध होता है, बूढ़ा होता है बच्चों। जरा का मतलब वृद्धा अवस्था, वृद्धावस्था भी आप बोल सकते हैं या वृद्ध बोल सकते हैं, बूढ़ा बोल सकते हैं। तो जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था, वृद्धावस्था, या आप बूढ़ा भी कर सकते हैं बच्चों, बूढ़ा, वृद्ध, ये भी कर सकते हैं।
तो जरा का मतलब होता है वृद्धा अवस्था। तो कहने का मतलब है बच्चों, नेत्र में यह दोष जो उत्पन्न होगी ये वृद्धावस्था में उत्पन्न होगी। जब व्यक्ति का उम्र ज्यादा हो जाता है, व्यक्ति ज्यादा एजेड हो जाते हैं, यानी वो वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं, तो वृद्धावस्था में पहुंचने पर ये प्रायः जनरली व्यक्तियों के नेत्र में ये दोष उत्पन्न होता है बच्चों। जब व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, जब व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं, तो उस अवस्था में नेत्र में यह दोष उत्पन्न होता है। तो जरा का मतलब बूढ़ा, वृद्ध, या आप वृद्धावस्था बोल सकते हैं बच्चों। तो नेत्र में यह दोष वृद्धावस्था में उत्पन्न होगी। और इसमें क्या होगा बच्चों, वृद्धावस्था में क्या होता है कि इस दोष के कारण नेत्र के निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु प्रभावित होते हैं बच्चों। यानी नेत्र का निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों प्रभावित हो जाता है बच्चों। नेत्र का निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों प्रभावित हो जाते हैं। अब दोनों जब इफेक्टेड हो जाएंगे बच्चों, दोनों अफेक्टेड हो जाएंगे, दोनों प्रभावित हो जाएंगे, तो नेत्र का निकट बिंदु और दूर बिंदु दोनों प्रभावित हो जाता है बच्चों। आज जब दोनों प्रभावित होगा तो आप अनुमान लगाइए बच्चों कि इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब नेत्र का निकट बिंदु प्रभावित हो जाएगा बच्चों और दूर बिंदु अगर दोनों प्रभावित हो जाएगा, तो इस वजह से क्या होगा कि व्यक्ति निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों दोष से पीड़ित हो जाते हैं बच्चों। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ये दोनों से प्रभावित हो जाते हैं बच्चों। दूर दृष्टि दोष, तो आप लोग को हम बताए थे बच्चों कि निकट बिंदु किसमें प्रभावित होता है, निकट बिंदु अफेक्टेड किसमें होता है। तो निकट बिंदु किसमें होता है बच्चों, तो जहां पर निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है जिस दोष में, उस जगह पर निकट बिंदु प्रभावित होते हैं बच्चों, जहां निकट स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। और दूर बिंदु किस जगह प्रभावित होते हैं बच्चों, तो दूर बिंदु उस जगह प्रभावित होते हैं जहां दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। कहने का मतलब निकट बिंदु प्रभावित होने पर व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित होता है बच्चों, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में दूर को देख लेता है किंतु निकट नहीं देख पाता है। तो सीक्वेंस में हम यहां नहीं लिखे हैं, लेकिन आप इस तरह समझिए कि निकट दृष्टि दोष अगर निकट बिंदु प्रभावित होगा, तो निकट बिंदु किस दृष्टि दोष में प्रभावित होता है बच्चों, तो निकट बिंदु दूर दृष्टि दोष में प्रभावित होते हैं, क्योंकि दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर वाला देखता है किंतु निकट वाला नहीं देख पाता है, यानी उसमें निकट बिंदु अफेक्टेड होता है बच्चों। और ये चीज आपको बता दिया गया है पिछला वीडियो में, आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये बताया गया है। और जब दूर बिंदु प्रभावित होते हैं बच्चों, तो दूर बिंदु प्रभावित होने का मतलब हुआ कि दूर स्थित वस्तु को वो स्पष्ट नहीं देख पाएगा, लेकिन निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट देख लेगा। तो निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट देख लेगा, दूर नहीं देख पाएगा, तो कहने का मतलब उसमें निकट दृष्टि दोष होगा बच्चों। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि जब व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, तो वृद्धावस्था में पहुंचने के बाद क्या होता है कि उनके नेत्र का निकट बिंदु के साथ साथ दूर बिंदु भी प्रभावित हो जाते हैं। यानी व्यक्ति जब वृद्धावस्था में पहुंचता है और उसके नेत्र में ये दोष उत्पन्न होती है, तो इस दोष के कारण व्यक्ति ना तो निकट स्थित वस्तु को ही सुस्पष्ट देख पाता है और ना ही दूर स्थित वस्तु को सुस्पष्ट देख पाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि नेत्र के दोनों बिंदु प्रभावित हो जाते हैं, निकट बिंदु और दूर बिंदु ये दोनों प्रभावित हो जाता है बच्चों। तो इसका डिफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, तो डिफिनेशन में लिखेंगे कि वृद्धावस्था में कुछ व्यक्ति ना तो निकट स्थित वस्तु को सुस्पष्ट देख पाते हैं और ना ही दूर स्थित वस्तु को सुस्पष्ट देख पाते हैं, अर्थात व्यक्ति निकट दृष्टि और दूर दृष्टि दोनों दोष से पीड़ित हो जाते हैं, जिसे हम लोग जरा दूरदर्शिता या जरा दूर दृष्टिता कहते हैं बच्चों। तो इसका डिफिनेशन आप लोग कर लेंगे कि जब व्यक्ति वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो कुछ व्यक्तियों के नेत्र में एक ऐसी कमी उत्पन्न हो जाती है कि वो ना तो निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाता है और ना ही दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। यानी व्यक्ति निकट दृष्टि दोष
और दूरदृष्टि दोष दोनों से पीड़ित हो जाते हैं और इसमें उनका दोनों बिंदु अफेक्टेड हो जाता है, दोनों बिंदु प्रभावित हो जाता है, जिसके वजह से वो ना तो निकट देख पाते हैं और ना ही दूर देख पाते हैं। इसी को बोला जाता है बच्चों जरा दूरदर्शिता या जरा दूरदृष्टिता बोला जाता है बच्चों। अब डिफिनेशन आप लोग को समझ में आ गई, इसमें कौन कौन पॉइंट प्रभावित होगा ये भी समझ में आ गया, और व्यक्ति किस तरह के दोष से पीड़ित होगा ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग को जानना है इसका कारण क्या है बच्चों, रीजन क्या है, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो ये चूंकि वृद्धावस्था में उत्पन्न होता है बच्चों, और वृद्धावस्था में उत्पन्न होने के बाद शरीर के बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं, बहुत सारे क्या लगभग पार्ट्स कमजोर पड़ जाते हैं बच्चों। और जब कमजोर होने लगता है धीरे धीरे, तो कमजोर होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम उत्पन्न होने लगते हैं बच्चों, जिसमें से एक प्रॉब्लम मेरा ये दृष्टि दोष से रिलेटेड जरा दूरदर्शिता या जरा दूरदृष्टिता है बच्चों। इसमें कारण क्या होता है बच्चों, इसमें कारण होता है, पहला कारण नेत्र लेंस की जो लचक होती है बच्चों ये कम हो जाती है। नेत्र लेंस की लचक, नेत्र लेंस की लचक का कम हो जाना, नेत्र लेंस की लचक का कम हो जाना। तो इसमें क्या होता है बच्चों, पहला रीजन है नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है, तो नेत्र लेंस की लचक का कम हो जाना। और दूसरा रीजन होता है बच्चों पक्षमाभी पेशियां या सिलियरी पेशियां जो होती हैं, पक्षमाभी, इसके बारे में बताया गया है बच्चों। जिस टाइम हम मानव नेत्र बता रहे थे उसमें यह बताया गया है, पक्षमाभी पेशियां या सिलियरी पेशियां भी इसको बोला जाता है बच्चों। पक्षमाभी पेशियां या सिलियरी पेशियों का समंजन क्षमता घट जाना। पक्षमाभी पेशियां या सिलियरी पेशियों का, यहां पेशियों कर दीजिए बच्चों, तो पक्षमाभी पेशियों या सिलियरी पेशियों का समंजन क्षमता घट जाना, समंजन क्षमता घट जाना या कम हो जाना, समंजन क्षमता घट जाना। तो जरा दूरदृष्टिता का ये दो कारण होता है बच्चों, ये दो वजह होता है। तो नेत्र लेंस की लचक का कम हो जाना, आपको हम बताए थे बच्चों कि नेत्र लेंस लचीला होता है बच्चों, और लचीला जब होता है तब इसका फायदा क्या होता है बच्चों, तो लचीला होने के चलते ये अपनी वक्रता को, अपनी चौड़ाई को घटा बढ़ा सकता है बच्चों। तो इसके बारे में चर्चा किया गया था कि जब हम लोग दूर स्थित वस्तुओं को देखते हैं तो नेत्र लेंस उस स्थिति में पतला हो जाता है बच्चों, और पतला हो जाने के चलते उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है तो हमें दूर स्थित वस्तु दिख जाती है। और जब हम लोग निकट देखते हैं बच्चों तो नेत्र लेंस पर एक दबाव पड़ता है, एक प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर की वजह से नेत्र लेंस चौड़ा हो जाता है, और चौड़ा हो जाने के बाद उसकी वक्रता बढ़ जाती है, और जब वक्रता बढ़ जाता है उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, फिर हमें निकट स्थित वस्तु दिखाई देता है। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम होता है बच्चों, नेत्र लेंस की जो ये लचक है, ये लचक काम नहीं कर पाता है, लचक कम हो जाता है। तो जब व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखता है जो इस दृष्टि दोष से प्रभावित है, जब वो दूर देखता है तो वैसी स्थिति में उसका लेंस जितना पतला होना चाहिए उतना हो नहीं पाता है बच्चों, क्योंकि लचक कम हो गया है, थोड़ा सा वो हार्ड हो गया है, थोड़ा सा हार्डनेस आ गया है उसमें, जिसके वजह से वो पतला नहीं हो पाता है। तो पतला नहीं हो पाता है जिसके चलते फोकस दूरी बढ़ नहीं पाती है, और उसको दूर स्थित वस्तु को देखने में प्रॉब्लम होता है। और जब वो निकट देखता है बच्चों तो इस परिस्थिति में नेत्र लेंस को चौड़ा होना पड़ता है, उसकी वक्रता अधिक होना पड़ता है। तो लचक चूंकि कम हो गया तो इस वजह से नेत्र लेंस की वक्रता नहीं बढ़ पाती है, जिसके चलते उसको निकट का भी देखने में प्रॉब्लम होता है और दूर का भी देखने में प्रॉब्लम होता है। तो ये पहला रीजन हुआ। अब दूसरा रीजन है बच्चों पक्षमाभी पेशियों या सिलियरी पेशियों का समंजन क्षमता घट जाना। पक्षमाभी पेशियां जो नेत्र लेंस से अटैच होता है बच्चों, और वही क्या करता है, नेत्र लेंस को खींच के पतला करता है,
और नेत्र लेंस को दबा के प्रेशर डाल के चौड़ा करता है बच्चों। तो ये समंजन क्षमता उसकी घट जाती है, यानी ये पेशियां भी कमजोर पड़ जाती हैं। और जब कमजोर पड़ जाती हैं तो नेत्र लेंस पर खिंचाव आरोपित नहीं कर पाती है, ना ही उस पर दबाव आरोपित कर पाती है प्रॉपर। तो जिस वजह से व्यक्ति को ना तो निकट स्थित वस्तु सुस्पष्ट दिखाई देता है और ना ही दूर स्थित वस्तु। तो ये हुआ इसका रीजन बच्चों। अब हमको जानना है कि इसका संशोधन कैसे होगा बच्चों। इसका संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है। संशोधन या सुधार, जिसको आप करेक्शन बोलेंगे बच्चों इंग्लिश में। तो इसका संशोधन कैसे किया जा सकता है। तो चश्मे में उपयुक्त क्षमता वाले, चश्मे में उपयुक्त क्षमता वाले, चश्मे में उपयुक्त क्षमता वाले द्विफोक्सी लेंस, उपयुक्त क्षमता वाले द्विफोक्सी लेंस, द्विफोक्सी लेंस को इंग्लिश में बाइफोकल लेंस कहते हैं बच्चों। बाइफोकल लेंस, बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। का उपयोग किया जाता है। अब द्विफोक्सी लेंस का क्या मतलब हुआ बच्चों, थोड़ा सा इसको समझना है। तो चश्मे में उपयुक्त क्षमता वाले द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस का उपयोग करना पड़ता है इसको सुधार करने के लिए बच्चों। तो द्विफोक्सी लेंस क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में बताते हैं बच्चों। द्विफोक्सी लेंस क्या है, थोड़ा सा हम यहां जगह बना लेते हैं। तो द्विफोक्सी लेंस, इसी को बाइफोकल लेंस इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों। तो द्विफोक्सी लेंस यानी दो तरह के फोकस वाले लेंस, दो फोकस वाले लेंस का उपयोग किया जाता है। तो द्विफोक्सी लेंस या बाइफोकल लेंस में दोनों लेंस का यूज होता है बच्चों। एक होता है अवतल लेंस, एक साथ चश्मे में एक साथ ये दोनों लेंस का यूज होता है बच्चों। तो द्विफोक्सी का मतलब हो गया अवतल लेंस और उत्तल लेंस, यानी कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस ये दोनों एक साथ चश्मे में लगे होते हैं बच्चों। और ये किस तरह से लगा होता है बच्चों, मान लीजिए ये चश्मा है, ये चश्मा हो गया बच्चों। तो नीचे एक लेंस इस टाइप से लगा होता है बच्चों, एक नीचे लेंस होता है और एक ऊपर लेंस होता है बच्चों। तो नीचे जो लेंस होता है ये उत्तल लेंस होता है बच्चों, ये उत्तल लेंस होता है। और ऊपर जो लेंस होता है बच्चों ये आपका अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस। अब आप याद कीजिए बच्चों कि अवतल लेंस किस दृष्टि दोष के करेक्शन में यूज हुआ था बच्चों, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस आप लोग देखे हुए बच्चों, अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष के करेक्शन में यूज हुआ था। और निकट दृष्टि दोष में क्या था बच्चों, व्यक्ति निकट स्थित वस्तु सुस्पष्ट देख लेता है किंतु दूर स्थित वस्तु सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। तो दूर को देखने के लिए अवतल लेंस, जिसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है, डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, इसका जरूरत पड़ता है बच्चों दूर की वस्तु को देखने के लिए। तो ये निकट दृष्टि दोष के करेक्शन में इसका यूज होता है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट देखता है किंतु दूर नहीं देख पाता है। तो दूर को देखने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है, यानी एक डाइवर्जिंग लेंस का यूज किया जाता है जो प्रकाश की किरण को डाइवर्ज करके उसका रेंज बढ़ा दे, और रेंज बढ़ा दे और हमको दूर की वस्तु दिखाई देने लगे। और उत्तल लेंस याद कीजिए बच्चों, उत्तल लेंस किसके करेक्शन में बताए थे, तो दूर या दीर्घ दृष्टि दोष के करेक्शन में बताए थे। तो दूर या दीर्घ दृष्टि में दोष में क्या होता है बच्चों, तो व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को सुस्पष्ट देख लेता है किंतु निकट अर्थात 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को सुस्पष्ट
नहीं देख पाता है, तो उसके करेक्शन के लिए हमको उत्तल लेंस या इसको अभिसारी लेंस या इंग्लिश में कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है, तो कन्वर्जिंग लेंस का यूज किया जाता है बच्चों। तो अब यहां होता क्या है कि ऊपर वाले लेंस से वो दूर स्थित वस्तु को देख लेता है बच्चों, और नीचे वाले लेंस से वो निकट स्थित वस्तु को देख लेता है, और इस तरह से दोनों जगह स्थित वस्तुओं को आराम से देख लेता है। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना है बच्चों कि जब दूर का देखना है तो वहां पर डॉक्टर उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसे व्यक्ति को कि अगर आपको दूर देखना है तो आंख को थोड़ा ऊपर उठाना है, ताकि चश्मे का जो ऊपर वाला भाग है तो ऊपर अवतल है, तो दूर देखने के लिए अवतल का जरूरत है, तो आंख थोड़ा ऊपर उठाएगा बच्चों। ऊपर उठाने के बाद ऊपर वाले लेंस के टच में आएगा, उसके कांटेक्ट में आएगा, तो दूर स्थित वस्तु दिख जाएगा। और जब नजदीक का देखना होता है बच्चों, तो नजदीक के देखने में हालांकि आंख ऑटोमेटिक नीचे हो जाता है बच्चों, दूर का देखने पर भी ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो डॉक्टर भी थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे देता है कि दूर देखना है, थोड़ा आंख ऊपर उठाना है। आंख ऊपर उठाने से ऊपर वाले लेंस से टच होगा और ऊपर अवतल है जिसके चलते दूर दिख जाएगा, और नजदीक देखना है थोड़ा आंख झुकाना है, और झुकाने के बाद नीचे उत्तल लेंस है तो जिसके चलते निकट स्थित वस्तु दिख जाएगा। हालांकि दूर देखने पर ऑटोमेटिक आंख ऊपर आएगा बच्चों, और नजदीक देखने पर आंख डाउन होता है बच्चों। तो इसके करेक्शन में इसीलिए बाइफोकल लेंस का यूज होता है बच्चों, द्विफॉक्सी लेंस का यूज होता है, यानी अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का यूज होता है बच्चों। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी बच्चों कि दूरदृष्टि मतलब जरा दूरदर्शिता या जरा दूरदृष्टिता क्या है, किसे कहते हैं, और इसमें क्या क्या बातें होती हैं, कौन कौन से बिंदु अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं, इस पर चर्चा की। इसका रीजन क्या है और फिर इसका संशोधन या करेक्शन कैसे किया जा सकता है बच्चों। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आप लोग को भली भांति समझ में आ गई होगी। अब एक जो मेरा दृष्टि दोष बच रहा है, अब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। उसके बाद उस पर चर्चा करने के बाद थोड़ा सा दृष्टि दोष से संबंधित आप न्यूमेरिकल्स को कैसे करेंगे बच्चों, थोड़ा उसको हिंट्स कर देंगे। उसके बाद आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर पाएंगे, और इस तरह से अगर बोर्ड में सवाल पूछे जाएंगे तो आप बड़ा इजी से उसको कर लेंगे। और इससे आपको ये बातें भी पता चल जाएगी बच्चों कि दृष्टि दोष में जो लेंस का यूज होता है, और वो जो लेंस यूज होगा वो कितने पावर का लेंस यूज करना पड़ता है, इसके बारे में भी आप न्यूमेरिकल में जान जाएंगे बच्चों। तो पहले हम लोग अब चौथा नंबर का देखते हैं। तो 4 नंबर है मेरा बच्चों अबिंदुकता। अबिंदुकता या इसको दृष्टि वैषम्य भी बोला जाता है बच्चों। दृष्टि वैषम्य, इसको दृष्टि वैषम्य भी बोला जाता है बच्चों, और इंग्लिश में एस्टिग्मेटिज्म बोला जाता है बच्चों। एस्टिग्मेटिज्म। अब इसमें किस तरह की बातें होती है बच्चों, किस तरह का प्रॉब्लम होता है देखने में, अब इस चीज को समझेंगे। तो देखिए बच्चों, जो व्यक्ति एक ही दूरी पर स्थित परस्पर लंबवत रेखाओं को एक साथ नहीं देख पाता है, एक ही दूरी पर, सेम डिस्टेंस पर, एक ही दूरी पर स्थित परस्पर लंबवत रेखाओं को एक साथ नहीं देख पाता है, अर्थात जब उसे ऊर्ध्वाधर रेखाएं दिखाई देती हैं, वर्टिकल लाइन अगर उसको सुस्पष्ट दिखाई देता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन अस्पष्ट हो जाता है बच्चों, और जब हॉरिजॉन्टल लाइन स्पष्ट दिखाई देता है तो वर्टिकल लाइन अस्पष्ट हो जाता है बच्चों, ब्लर हो जाता है। यानी एक साथ एक ही दूरी पर स्थित एक साथ वो लंबवत रेखाओं को एक साथ नहीं देख पाएगा बच्चों, एक साथ वो लंबवत रेखा को नहीं देख पाता है, तो आप समझ जाइए कि उसके नेत्र में जो कमी है वो है अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य। तो इसका डिफिनेशन किस तरह से लिखेंगे बच्चों, तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि जो व्यक्ति एक ही दूरी पर स्थित परस्पर लंबवत रेखाओं को एक साथ नहीं देख पाता है, अर्थात जब वह ऊर्ध्वाधर रेखा को सुस्पष्ट देखता है तो क्षैतिज रेखा अस्पष्ट हो जाती है, और जब क्षैतिज रेखा सुस्पष्ट दिखाई देती है किंतु ऊर्ध्वाधर रेखा अस्पष्ट हो जाती है, तो उस व्यक्ति के नेत्र में उत्पन्न ऐसी कमी को अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य बोला जाता है बच्चों।
तो इसमें क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा हम दिखाते हैं इसमें बातें क्या होती हैं। एक साथ परस्पर लंबवत रेखाओं को नहीं देख पाएगा बच्चों। मान लीजिए इस तरह से एक साथ हम परस्पर लंबवत रेखा खींचे हैं बच्चों, तो एक साथ ये परस्पर लंबवत रेखाओं को व्यक्ति नहीं देख पाएगा बच्चों। कहने का मतलब हुआ एक ही दूरी पर स्थित परस्पर लंबवत रेखाओं को एक साथ नहीं देख पाएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मान लीजिए ये रेखा आप इसके साथ, आप जान रहे हो बच्चों, इसके साथ ये 90 का एंगल बनाएगा, फिर ये रेखा इसके साथ 90 का एंगल बनाएगा, और फिर ये रेखा इसके साथ 90 का एंगल बनाएगा, फिर ये रेखा इसके साथ बनाएगा बच्चों, और फिर ये रेखा इसके साथ बनाएगा। तो परस्पर ये लंबवत रेखाएं हो गए बच्चों। ये रेखा और ये रेखा, ये लंबवत रेखा हो गया बच्चों। तो जब वो देखेगा बच्चों, तो इस लंबवत रेखा में इसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं बच्चों। जब वो इसको सुस्पष्ट देखेगा तो ये अस्पष्ट यानी ये ब्लर हो जाएगा बच्चों। तो एक साथ ये दोनों को सुस्पष्ट नहीं देख पाएगा। जब ये सुस्पष्ट दिखेगा बच्चों तो ये ब्लर हो जाएगा, ये धुंधला हो जाएगा, और जब ये सुस्पष्ट देखेगा तो ये धुंधला हो जाएगा बच्चों। तो उसके नेत्र में इस तरह का प्रॉब्लम आता है बच्चों। वो परस्पर एक ही दूरी पर स्थित लंबवत रेखाओं को नहीं देख पाता है बच्चों। एक साथ अगर इस तरह के लंबवत रेखाएं एक साथ अगर बहुत सारा खींच दिया जाए बच्चों, तो ऐसा करने के बाद वो एक साथ लंबवत रेखाओं को नहीं देख पाता है। यानी जब वो ऊर्ध्वाधर रेखा स्पष्ट दिखाई देता है तो क्षैतिज रेखा धुंधला हो जाता है, अस्पष्ट हो जाता है, ब्लर हो जाता है, और जब क्षैतिज रेखा सुस्पष्ट इसको देखता है तो ये ब्लर हो जाता है बच्चों। यही बात अन्य लंबवत रेखाओं के साथ होगी बच्चों। यहाँ लंबवत रेखा थोड़ा सा आप अच्छा से बना लेंगे बच्चों ताकि सारे लंबवत में आ जाएं। तो इसमें ये बातें होती हैं बच्चों। तो आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि इसमें बात क्या होता है। इसमें बात यही होता है कि जो व्यक्ति एक ही दूरी पर स्थित परस्पर लंबवत रेखाओं को एक साथ नहीं देख पाता है, अर्थात जब ऊर्ध्वाधर रेखा सुस्पष्ट दिखाई देता है तो क्षैतिज रेखा अस्पष्ट हो जाती है यानी धुंधला दिखाई देती है, और जब क्षैतिज रेखा उसको स्पष्ट दिखाई देती है तो ऊर्ध्वाधर रेखा ब्लर हो जाती है, धुंधला हो जाता है। मतलब ये दोनों लंबवत रेखा को एक साथ नहीं देख पाता है। ऐसी कमी को ही अबिंदुता या दृष्टि वैषम्य बोला जाता है बच्चों। अब हम लोग को जानना है बच्चों कि इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन है बच्चों, इसका कारण में यह है, कॉर्निया जो होता है बच्चों, कॉर्निया का ऊर्ध्वाधर, कॉर्निया का ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज कॉर्निया का ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज वक्रता का असमान हो जाना, असमान हो जाना। कॉर्निया का ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज वक्रता का असमान हो जाना। आंख में जो कॉर्निया है बच्चों, तो कॉर्निया कहाँ है इसके बारे में हम मानव नेत्र में आपको बता चुके हैं। उसके सारे पार्ट्स, जितने पार्ट्स है मानव नेत्र के, उसके बारे में सारा बताया गया है। तो कॉर्निया आंख का सबसे बाहरी भाग होता है बच्चों, जो कुछ इस रूप में बाहर से होता है। तो इसमें जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वक्रता होती है बच्चों, ये वर्टिकल जो वक्रता हुई, और ये वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज वक्रता, ये कुछ असमान हो जाता है बच्चों। जबकि जो आंख स्वस्थ होता है, जिसमें ये प्रॉब्लम नहीं होता है, तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वक्रता जो होती है एक प्रॉपर वे में होता है बच्चों। लेकिन जो आंख इस दृष्टि दोष से पीड़ित हो जाता है,
उसमें कॉर्निया का ऊर्ध्वाधर यानी इस तरह का वक्रता और जो क्षैतिज वक्रता इस तरह का होता है, ये दोनों असमान हो जाता है बच्चों। ऊर्ध्वाधर वक्रता कॉर्निया का, ऊर्ध्वाधर वक्रता और क्षैतिज वक्रता में कुछ समानताएं होती हैं जो आंख स्वस्थ होता है उसमें, जिसमें इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, तो उसमें ऊर्ध्वाधर वक्रता और क्षैतिज वक्रता में कुछ समानताएं होती हैं, वो प्रॉपर वे में होता है। लेकिन जिस नेत्र में ये दोष उत्पन्न हो जाता है बच्चों, तो उसमें कॉर्निया का जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वक्रता होता है वो असमान हो जाता है बच्चों, और असमान हो जाने की वजह से वो व्यक्ति इस दृष्टि दोष से पीड़ित हो जाता है और एक ही दूरी पर स्थित परस्पर लंबवत रेखाओं को एक साथ नहीं देख पाता है बच्चों। अब इसके बाद हमको जानना है बच्चों इसका करेक्शन कैसे होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये जो दोष है ये बहुत बहुत कम व्यक्तियों के नेत्र में उत्पन्न होता है बच्चों। एक तरह का रेयर आपका डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, रेयरेस्ट में है, जो बहुत कम व्यक्तियों के नेत्र में ये उत्पन्न होता है बच्चों, इस तरह का दोष। तो अब जानना है कि इसका करेक्शन कैसे होगा बच्चों, इसका सुधार कैसे होगा। तो इसका करेक्शन के लिए हमको कुछ ऐसे लेंस का उपयोग करना पड़ेगा जो नेत्र की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वक्रता जो असमान हो जाती है उसको थोड़ा एडजस्ट करेगा बच्चों। तो एडजस्ट करने के लिए वो लेंस है बच्चों बेलनाकार लेंस है। तो बेलनाकार लेंस का शेप कुछ इस टाइप से दिया जाता है बच्चों, ताकि कॉर्निया का जो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वक्रता जो असमान हो गया उसको ये एडजस्ट कर ले बच्चों। तो इसके करेक्शन या संशोधन, इसके करेक्शन में आपको उपयुक्त क्षमता वाले बेलनाकार लेंस का उपयोग करना होगा। उपयुक्त क्षमता वाले, उपयुक्त बनावट वाले, उपयुक्त क्षमता वाले, उपयुक्त क्षमता वाले बेलनाकार लेंस, उपयुक्त क्षमता वाले बेलनाकार लेंस, इसको इंग्लिश में सिलिंड्रिकल लेंस बोलते हैं बच्चों। सिलिंड्रिकल लेंस, तो उपयुक्त क्षमता वाले बेलनाकार लेंस या सिलिंड्रिकल लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है बच्चों। तो इसका करेक्शन हुआ बच्चों, इसमें उपयुक्त क्षमता वाले बेलनाकार लेंस या सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग करना होगा, जिसका जो साइड होता है उसी रूप में होता है, ताकि कॉर्निया की जो ऊर्ध्वाधर क्षैतिज वक्रता समान होती है उसको ये एडजस्ट कर लेता है बच्चों, और एडजस्ट कर लेने के बाद फिर इस तरह के प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं बच्चों। तो ये हो गया इसका करेक्शन। उपयुक्त क्षमता वाले बेलनाकार लेंस या सिलिंड्रिकल लेंस का उपयोग करना पड़ता है चश्मे में बच्चों। अब एक चीज और आप लोग को समझ लेना है बच्चों कि आजकल आधुनिक समय में आजकल जो है, आजकल कॉन्टेक्ट लेंस का भी प्रचलन हो गया है बच्चों। कॉन्टेक्ट लेंस भी, जिसमें आपको चश्मे की आवश्यकता नहीं होगी, कॉर्निया के बाहर लेंस की एक पतली झिल्ली टाइप में लगा दिया जाता है बच्चों, और लगा देने के बाद फिर आपको चश्मा अलग से पहनने की आवश्यकता नहीं होती है, वो आंख में ही फिट कर दिया जाता है बच्चों। तो आजकल दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बच्चों समस्पर्श लेंस उसको बोलते हैं, हिंदी में समस्पर्श लेंस, और इंग्लिश में इसको कॉन्टेक्ट लेंस बोला जाता है बच्चों, जो आंख के कॉर्निया में उसको फिट किया जाता है, जो आपका एक पतली झिल्ली के रूप में उसको डिजाइन किया जाता है, उस रूप में उसको बनाया जाता है और उसको आंख में उसको फिट कर दिया जाता है बच्चों, समस्पर्श लेंस, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉन्टेक्ट लेंस भी बोलते हैं। तो आजकल इसका इस्तेमाल होने लगा है बच्चों, और कुछ शल्य चिकित्सा, कुछ ऑपरेशन के द्वारा भी अब इसका संशोधन, एक तरह से इलाज किया जाता है बच्चों। एक समस्पर्श लेंस का आजकल इस्तेमाल हो रहा है, एक ये चीज हम बता दिए बच्चों। अब इसके बाद ये तो दृष्टि दोष हुआ बच्चों। अब एक होता है मानव नेत्र में एक डिजीज होता है बच्चों, जिसको मोतियाबिंद बोला जाता है बच्चों। तो मोतियाबिंद में क्या होता है बच्चों, तो मोतियाबिंद ये कोई दोष नहीं है, बल्कि एक तरह का डिजीज ये है बच्चों। तो मोतियाबिंद में क्या होता है कि अधिक उम्र वाले व्यक्तियों का जो नेत्र होता है,
तो कभी कभी अधिक उम्र वाले व्यक्तियों का जो नेत्र लेंस होता है ये दूधिया हो जाता है बच्चों, मिल्की हो जाता है। और दूधिया हो जाने की वजह से इस दृष्टि मतलब इस प्रॉब्लम से ये डिजीज जिस आंख में होता है बच्चों, उसके काला वाला भाग में आप गौर कीजिएगा तो थोड़ा अगर ज्यादा लंबा समय तक अगर ये आंख में है तो आपको काला वाला भाग में एक सफेद धब्बा दिखेगा बच्चों। सफेद धब्बा आपको एक स्पॉट दिखेगा, तो वही चीज है मोतियाबिंद। तो इसमें क्या होता है बच्चों, तो कभी कभी इसको इंग्लिश में कैटेरैक्ट बोलते हैं बच्चों, कैटेरैक्ट। तो कभी कभी अधिक उम्र वाले व्यक्तियों का नेत्र का जो नेत्र लेंस होता है बच्चों वो दूधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है। और दूधिया हो जाने की वजह से उसकी दृष्टि में अस्थायी या अस्थायी रूप से क्षय होता है बच्चों, क्षय हो जाता है, दृष्टि डैमेज होता है। और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो दृष्टि पूरी तरह से चली जाती है बच्चों। तो इसके इलाज के लिए शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करना पड़ता है बच्चों। और ऑपरेशन करके उस नेत्र लेंस को जो दूधिया हो गया है, प्राकृतिक नेत्र लेंस जो था जो दूधिया हो गया है, उसको निकाल के उसके जगह पर कृत्रिम लेंस का यूज किया जाता है और फिर इसका समाधान हो जाता है बच्चों। तो ये एक तरह का आंख में होने वाला एक डिजीज है, ये कोई दोष नहीं है बच्चों। तो इसके बारे में भी हम बता दिए। अब थोड़ा सा आप दृष्टि दोष से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को आप कैसे करेंगे बच्चों, उसके लिए थोड़ा सा हम हिंट्स कर देते हैं कि उसको आप किस तरह से करेंगे। उसके बाद फिर ये पार्ट मेरा एंड होगा बच्चों। तो आप देखिए कि दृष्टि दोष का जो संशोधन किया जाता है, तो संशोधन करने के लिए चश्मे में जो लेंस लगेगा बच्चों, वो लेंस जो लगेगा वो कितना पावर का लेंस लगेगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो लेंस का यूज होगा उसका पावर क्या होगा। तो आप थोड़ा सा उसको देखिए। तो पहले हम लोग देखते हैं बच्चों निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष का जो करेक्शन है वो किस टाइप से है, उसमें हमको कितना पावर का लेंस लगाना पड़ेगा, इस चीज के बारे में देखना है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि निकट दृष्टि दोष में जो चश्मा लगेगा, चश्मे में जो लेंस लगेगा वो कितना पावर का होगा, पावर कैसे निकालेंगे। तो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस ये हम बता चुके हैं बच्चों, इसलिए अभी हम नाम एक ही लिख रहे हैं। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है बच्चों, आप याद कीजिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसके बारे में, पार्ट 1 में निकट दृष्टि दोष के बारे में बताया गया है और पार्ट 2 में दूर दृष्टि दोष के बारे में। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों, तो इसमें हम आपको बताए थे, मान लीजिए कोई नेत्र है बच्चों, नेत्र मान लीजिए। अब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, तो आपको पता है बच्चों कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है, दूर बिंदु अनंत पर होता है। तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट स्थित वस्तु को देख लेता है किंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। तो इसमें होता क्या है बच्चों, तो इसमें ये बातें होती हैं, थोड़ा हम दिखा देते हैं। मान लीजिए 25 सेंटीमीटर इस जगह तक हम मान लेते हैं, इस पॉइंट तक नेत्र से इस जगह तक हम 25 सेंटीमीटर ले रहे हैं बच्चों। तो निकट के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, उसको प्रॉब्लम है दूर के लिए। निकट दृष्टि दोष में दूर वाला नहीं देख पाता है। तो दूर वाला कहने का मतलब दूर तो जो स्वस्थ आंख होता है, नॉर्मल आई के लिए जो दूर बिंदु होता है बच्चों, फार पॉइंट जो होता है ये अनंत पर होता है बच्चों, अनंत पर, इंफिनिटी पर होता है। मतलब यहां रखी वस्तु को नहीं देख पाता है बच्चों, वो स्पष्ट नहीं देख पाता है अनंत पर रखी वस्तु को, लेकिन निकट स्थित वस्तु को वो देख लेता है। तो 25 सेंटीमीटर तक उसका आंख सही है बच्चों, और फिर अनंत पर रखी वस्तु को वो नहीं देख पाता है। लेकिन इसमें हम बताए थे बच्चों कि निकट देखता है दूर नहीं देख पाता है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 25 सेंटीमीटर के बाद वो कुछ भी नहीं देख पाएगा। 25 सेंटीमीटर के आगे वो कुछ दूरी तक देखता है बच्चों। मान लीजिए इस पॉइंट तक वो देख रहा है, यहां तक उसका आंख सही है बच्चों, यहां तक यानी 25 सेंटीमीटर के बाद दूर यहां तक देख रहा है, लेकिन उसको देखना चाहिए था यहां तक, तो यहां तक वो नहीं देख पा रहा है, लेकिन दूर यहां तक वो देख रहा है। इसमें क्या होता है बच्चों, इस दृष्टि दोष से जो आंख पीड़ित है उसका दूर बिंदु अनंत पर ना होके
इस जगह पर आ जाता है बच्चों, अनंत पर ना होके इस जगह पर आ जाता है। यानी कहने का मतलब कि अगर अनंत पर स्थित वस्तु, अगर कोई बीम यहां रखा हुआ है और उसका इमेज अगर इस पॉइंट पर बनाया जाए बच्चों, इस पॉइंट पर अगर इमेज बनाया जाए, यहां का पॉइंट हम ए ले लेते हैं या तो यहां का हम ले लेते हैं नियर पॉइंट, और यहां जो हो जाता है आंख, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित आंख का दूर बिंदु यहां तक होता है बच्चों, यहां ना रह के दूर बिंदु इस जगह आ जाता है, इसका फार पॉइंट इस जगह तक ही वो दूर देख पाता है, यहां तक नहीं देख पाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि अनंत पर जो वस्तु स्थित होगा बच्चों, उसका इमेज हमको इस पॉइंट पर बनाना होगा, क्योंकि यहां तक उसका दूर के लिए नेत्र यहां तक सही है। अब यहां पर जो वस्तु है उसका इमेज यहां बना देंगे तो यहां तक नेत्र सही है, इसलिए इसको नेत्र देख लेगा बच्चों। तो कहने का मतलब वस्तु को डायरेक्ट नहीं देख रहा है, वस्तु के इमेज का इमेज देख रहा है। तो इसके लिए करना क्या होगा बच्चों, बीम की दूरी, जो बीम की दूरी होगा, बीम मेरा अनंत पर है, तो इस परिस्थिति में u जो आपका होगा बच्चों, u आपका इंफिनिटी होगा बच्चों। और आप जानते हैं बच्चों, बीम की दूरी नेगेटिव में होती है, माइनस में होती है, तो ये माइनस में होगा बच्चों, तो माइनस इंफिनिटी होगा, क्योंकि बीम की दूरी माइनस ही होता है, हमेशा वो माइनस होता है, चाहे कोई भी दर्पण हो, कोई भी लेंस हो। और ये चीज आपको पढ़ना है चिन्ह परिपाटी में, साइन कन्वेंशन में। अगर साइन कन्वेंशन आपको नहीं पता है, उसमें प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बताइए, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको बताया जाएगा कि किस परिस्थिति में कौन कौन सी दूरियां माइनस या प्लस होती हैं, या ऊंचाई जो होता है वो कब प्लस और कब माइनस होता है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा बच्चों, अनंत पर जो वस्तु रखी गई है उसका इमेज हमको इस पॉइंट पर बनाना पड़ेगा। तो अनंत पर रखी वस्तु यानी वो बीम की दूरी होगा, यानी u बराबर माइनस इंफिनिटी होगा बच्चों, और u बराबर माइनस इंफिनिटी होगा। और v क्या होगा बच्चों, तो v होगा ये इसका फार पॉइंट, फार पॉइंट आपका इसका v हो जाएगा, जो इसका फार पॉइंट है। तो हम मान लेते हैं बच्चों कि इस जगह से यहां तक की दूरी जो प्रतिबिंब की दूरी होगा, तो ये फार पॉइंट होगा, तो यानी जहां तक वो देख पा रहा है बच्चों, वो आपका v होगा। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर के बाद वो यहां तक देख रहा है, तो यहां तक देख रहा है, तो इस बीम का इमेज हमको यहां बनाना होगा। तो यहां तक प्रतिबिंब की दूरी कहलाएगी और ये आपका बीम की दूरी कहलाएगी बच्चों। तो प्रतिबिंब की दूरी हम इसको, ये वाला जो दूरी है जहां तक वो स्पष्ट देख रहा है, उसको हम x मान ले रहे हैं बच्चों। तो जिधर बीम की दूरी है उधर ही प्रतिबिंब की दूरी है, इसलिए x भी मेरा माइनस होगा बच्चों। इधर का हम डिस्टेंस x मान लिए, या तो आप इसको v ही रखना चाहेंगे तो v ही रख सकते हैं बच्चों। अब हमको पता करना है कि इसका फोकस दूरी कितना होगा बच्चों, इसका फोकल लेंथ कितना होगा। तो इसकी फोकस दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, तो इसकी फोकस दूरी निकालने के लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों। तो लेंस के सूत्र से, बाय लेंस फॉर्मूला, लेंस के सूत्र से, तो लेंस का क्या सूत्र होता है बच्चों, तो लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब यहां पर देखिए बच्चों 1/v और माइनस 1/u, तो v का मान हम x लिए हैं बच्चों। अगर आप x नहीं भी लेंगे तो खाली u का मान लीजिए, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि v जो होगा, v कहां होगा, तो जहां तक वो दूर देख पा रहा है, जहां तक उसका नेत्र सही है, वो आपका v का काम करेगा बच्चों। तो हम v के जगह यूज करेंगे माइनस x और माइनस 1/u। तो u कितना है बच्चों, माइनस इंफिनिटी है, यहां आपको इंफिनिटी लिखना है बच्चों, और फिर ये 1/f हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, तो 1 माइनस एक्स और इंफिनिटी का वैल्यू आपको 0 मान के चलना है बच्चों, इसको आपको 0 लेना है। तो 0 इस तरह से भी आप ले सकते हैं बच्चों, इसका एक आइडिया हम बता देते हैं। ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और 1/इंफिनिटी को हम 1/0 लिख सकते हैं बच्चों, इक्वल टू 1/f। अब थोड़ा सा हम इधर काम कर दे रहे हैं बच्चों, इस जगह पर। अब इसमें क्या होगा, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब यहां देखिए बच्चों 1/1/0,
हम इन्फिनेटिव को 1/0 भी लिख सकते हैं बच्चों। तो 1/0 लिखेंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाएगा, क्योंकि डिवाइड का काम मेरा ये करेगा बच्चों। तो थोड़ा हम सॉल्व कर ही देते हैं। तो डिवाइड का काम ओ करेगा, तो 1 इंटू, अब ये डिवाइड का काम करेगा तो ये पलट जाएगा बच्चों 0/1, और इधर हो गया 1/f। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर क्या होता है, 1/-x, 1/-x और प्लस, अब यहां 0 1 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो 0/1 होगा इक्वल टू 1/f होगा बच्चों। अब 1/-x और 0/1 यानी ये 0 हो जाएगा बच्चों इक्वल टू 1/f। अब 1/-x को हम 0 के साथ ऐड करेंगे बच्चों, तो इतना ही होगा, और 1/f। अब क्या होगा, यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो f हो गया -1, -x 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा -x। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी जो होगा, फोकल लेंथ जो होगा, f जो होगा, ये जहां तक उसका आंख सही है बच्चों, जहां तक उसका आंख सही है उसके दूरी के बराबर होगा बच्चों। तो v बराबर हम -x लिए थे बच्चों, तो v बराबर -x लिए थे और f -x आ गया। दैट मीन्स फोकस दूरी वही होगी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, यानी जहां तक उसका नेत्र सही होगा वहां तक होगा बच्चों। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, इस कंडीशन में फोकस दूरी आपका वही होगा जितना आपका प्रतिबिंब की दूरी होगा, जितना प्रतिबिंब की दूरी होगा वही फोकस दूरी के बराबर होगा। तब आप लेंस में जो हम लेंस यूज करेंगे बच्चों, कितना पावर का यूज करेंगे, तो इसके लिए हम एफ पता कर लेंगे। तो जितना मेरा भी है, कहने का मतलब उसका आंख जहां तक सही है, तो मान लीजिए 25 सेंटीमीटर के बाद इतना दूर उसका आंख सही है, तो इतना दूर सही है, तो इतना दूर 25 सेंटीमीटर के बाद जितना दूर तक सही है उसके हिसाब से हमको फोकल लेंथ लेना होगा। फोकल लेंथ लेके और फिर उसी के हिसाब से लेंस का पावर होगा बच्चों। तो फोकस दूरी जो मेरा -x के इक्वल आया, यानी फोकस दूरी जो मेरा प्रतिबिंब की दूरी के इक्वल आया, तो इसी प्रतिबिंब की दूरी जितना होगी, यानी जहां तक उसका आंख सही है, वहां जहां तक सही है उसका आंख उतनी ही दूरी का आपको फोकल लेंथ का अवतल लेंस लेना पड़ेगा बच्चों। और आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष के करेक्शन में हमको अवतल लेंस का यूज करना पड़ता है बच्चों। तो अवतल लेंस का जो हम यूज करेंगे, वो अवतल लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा बच्चों, तो उस अवतल लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो आपका f बराबर -x होगा, यानी 25 सेंटीमीटर के बाद जहां तक उसका दूर दिखाई देता है उस हिसाब से हम फोकल लेंथ लेंगे। और फोकल लेंथ जब पता चल जाएगा तो फिर हमको पावर पता चल जाएगा। तो f बराबर -x को हम f बराबर -v लिख सकते हैं, यानी जहां तक उसका नेत्र सही है उतना ही फोकस दूरी वाला अवतल लेंस लेना पड़ेगा बच्चों। और अवतल लेंस लेने के बाद उसके आंख का करेक्शन, उस दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का करेक्शन हो जाएगा बच्चों। तो आपको ध्यान में यही रखना है बच्चों, सिर्फ आपको ध्यान में यही रखना है कि अगर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो u बराबर आपको -∞ लेना है और v कितना लेना है बच्चों, तो जहां तक वो सही देख पाता है, दूर जहां तक वो सही देख पाता है, यानी दूर जहां तक वो देख पाता है, दूर जहां तक वह देख पाता है, दूर जहां तक वह देख पाता है। ये दो बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं बच्चों, तब आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इससे संबंधित न्यूमेरिकल बना सकते हैं। इसका जो मेन बातें हुआ, ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है बच्चों कि u जो होगा इन्फिनिटी होगा और v दूर जहां तक वह देख पाता है, यानी दूर जहां तक उसका नेत्र सही है वो आपका v का काम करेगा, u इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये दोनों के मदद से, ये दोनों दिया हुआ है, तो लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके हम f पता करेंगे बच्चों। तो ये इन्फिनिटी होगा, ये दूरी आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब इसके हिसाब से हम f निकालेंगे, तो f उतना ही होगा जितना मेरा v दिया रहेगा। तो f आपका v के ही इक्वल आएगा बच्चों इस परिस्थिति में। तो f निकाल लेने के बाद
फिर हम लोग लेंस का पावर निकालेंगे बच्चों। तो पावर का फॉर्मूला आप जानते हो, एफ पी बराबर होता है 1/f। अब इस फॉर्मूला का यूज करके हम पावर निकाल लेंगे बच्चों। तो ये हुआ निकट दृष्टि दोष के लिए। तो निकट दृष्टि दोष में u आपका इंफिनिटी होगा और भी दूर जहां तक वह देख पाता है। और ये आपका क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एक निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति है जो दूर 1.2 मीटर तक देख लेता है। मान लीजिए 1.2 मीटर तक देख लेता है, तो उसके करेक्शन के लिए जो चश्मे में लेंस लगेगा वो किस तरह का लेंस लगेगा और उसका पावर क्या होगा, तो इसके बारे में सवाल इस तरह से पूछा जाता है। ये हो गया बच्चों निकट दृष्टि दोष में। तो निकट दृष्टि दोष में आपको ध्यान रखना है u आपका इंफिनिटी होगा और v जो होगा वो दूर जहां तक वह देख पाता है, और ये दोनों आपका माइनस में ही होगा बच्चों। ये चिन्ह परिपाटी दोनों में माइनस ही यूज होगा। उसके बाद लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करके जिस तरह हम f निकाले हैं उस तरह से आपका वैल्यू दिया रहेगा, वैल्यू पुट करके आप f निकाल लोगे और f निकालने के बाद तब फिर उसका पावर निकाल लोगे। तो ये हो गया बच्चों निकट दृष्टि दोष के लिए। अब थोड़ा सा दूर दृष्टि दोष में देख लीजिए बच्चों कि उसमें क्या बातें होती है। दूर दृष्टि दोष बोला, और आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से ही संबंधित न्यूमेरिकल्स आपको करना है बच्चों, और इसी से संबंधित आपका क्वेश्चन भी बोर्ड्स में पूछे जाते हैं बच्चों। और ये आपका 10, 12 ये सब के बोर्ड्स में पूछे जाते हैं आपका दृष्टि दोष से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बच्चों। आप देखिए बच्चों दूर दृष्टि दोष में क्या होता है। तो दूर दृष्टि दोष में एक नेत्र हम दिखाते हैं बच्चों। मान लीजिए एक नेत्र हो गया बच्चों। तो दूर दृष्टि दोष में आपको पता है बच्चों, दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देख लेता है किंतु निकट स्थित यानी 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। तो मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी हम 25 सेंटीमीटर ले रहे हैं बच्चों। तो दूर दृष्टि दोष से जो व्यक्ति पीड़ित होता है, ये हम दूर दृष्टि दोष का बता रहे हैं बच्चों। दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है बच्चों, व्यक्ति दूर स्थित वस्तु सुस्पष्ट देख लेता है किंतु निकट स्थित वस्तु यानी निकट 25 सेंटीमीटर पर जो वस्तु स्थित होता है उसको सुस्पष्ट नहीं देख पाता है बच्चों। तो इस परिस्थिति में क्या होता है बच्चों, उसका निकट बिंदु जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर चला जाता है बच्चों, 25 सेंटीमीटर से दूर। ये आपको दृष्टि दोष में पार्ट 2 में बताया गया है बच्चों कि इसमें क्या बातें होती हैं। तो यहाँ निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर ना रह के थोड़ा दूर चला जाता है बच्चों, थोड़ा दूर चला जाता है। तो यहाँ पर जो 25 सेंटीमीटर पर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहेगा उसको ये नहीं देख पाएगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर से थोड़ा आगे उसको देख लेगा बच्चों। तो हमको करना क्या पड़ेगा, जो 25 सेंटीमीटर पर इस पॉइंट पर जो बीम रखा हुआ है इस पॉइंट पर, तो इसका नेत्र का ये निकट बिंदु हुआ और इसका जो दृष्टि दोष से पीड़ित है ये इसका अपना निकट बिंदु हुआ, यानी यहाँ वो ना देख के उसका निकट बिंदु इस जगह ना रख के बल्कि इस जगह आ जाता है बच्चों। तो कहने का मतलब यहाँ स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमको इस जगह बनाना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हम इस जगह बनाएंगे तभी वो देख पाएगा। तो इस जगह बनाने के लिए तब यहाँ पर हमको क्या क्या लेना पड़ेगा, तो यहाँ स्थित वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनाना पड़ेगा बच्चों। तो u हो जाएगा इस कंडीशन में मेरा u हो जाएगा -25 सेंटीमीटर और निकट बिंदु जहां चला जाता है वो आपका v हो जाएगा बच्चों। अगर इसको x मान लिया जाए तो x मानने के बाद फिर आप इसको निकाल के देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें बातें आएगी। तो v बराबर अगर हम जहां तक वो देख पाता है यानी यहां तक वो नहीं देख पाता है क्योंकि निकट बिंदु थोड़ा दूर चला जाता है, अगर हम इसको x मान लें तो ये मेरा -x सेंटीमीटर हो गया बच्चों। अब हम यहाँ f निकाल लेंगे बच्चों। तो f निकालने के लिए फिर उसी तरह लेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बच्चों। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होगा बच्चों। अब यहाँ पर आपका जो v हो गया ये -x हो गया और -u हो गया आपका -25 cm, तो ये -25 हो गया इक्वल टू 1/f हो गया। अब ये 1/-x हो गया बच्चों
अब फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/25 और इक्वल टू 1/f। अब क्वेश्चन में बच्चों ये दूरी आपका दिया रहेगा, ये दूरी दिया रहेगा तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। और यहाँ वैल्यू पुट जो आप कीजिएगा थोड़ा ध्यान में रखिएगा, हम यहाँ माइनस ले चुके हैं तो आपको वैल्यू जो पुट करना है डायरेक्ट प्लस में ही पुट कर देना है, ऐसा नहीं कि यहाँ माइनस ले चुके हैं और आप फिर चिन्ह परिपाटी लगा दोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ का जो वैल्यू मेरा दिया रहेगा यानी यहाँ तक उसका आंक सही है, 25 सेंटीमीटर से थोड़ा आगे सही है, तो थोड़ा आगे सही है तो उसका आपका दूरी दिया रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एक दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति है जिसका निकट बिंदु इतना सेंटीमीटर या इतना मीटर है, जो यहाँ से आगे का दिया रहेगा, मान लीजिए 30 सेंटीमीटर दे दिया या 40 सेंटीमीटर दे दिया कि यहां तक उसका निकट बिंदु चला जाता है 40 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ हम 40 यूज कर देंगे और सॉल्व करके एफ निकाल लेंगे बच्चों। आज जब एफ मेरा फाइंड हो जाएगा तब फिर हम पावर निकाल देंगे, तो P बराबर 1/f हो जाएगा, तो फिर हमको पावर पता चल जाएगा बच्चों। आपको ध्यान में रखना है कि ये दूरदृष्टि दोष है, तो दूरदृष्टि दोष है तो यहाँ पर करेक्शन के लिए आपको उत्तल लेंस लगाना पड़ेगा, तो उत्तल लेंस लगेगा। अब कितना पावर का लगेगा, तो ये पावर आप इस तरह से फाइंड कर लेंगे और आप पावर लिख देंगे कितना पावर वाले उत्तल लेंस का यूज होगा बच्चों। तो ये आपका हो गया। तो इसमें आपको ध्यान में ये रखना है बच्चों कि यहां पर हमको U क्या लेना है बच्चों, U क्या लेना है, और वहां भी हम बता दिए थे कि वहां U क्या लेना है। तो यहाँ U आपका 25 सेंटीमीटर होगा बच्चों, और ये आपका माइनस में होगा, U आपका -25 सेंटीमीटर होगा। और V कौन होगा बच्चों, तो जहां तक उसका निकट बिंदु चला जाता है, यानी जहां तक वो निकट देख सकता है, जहां तक वह निकट देख सकता है, निकट देख सकता है, तो जहां तक वह निकट देख सकता है 25 सेंटीमीटर के बाद जहां तक वो निकट देख सकता है उसको हम V में यूज करेंगे बच्चों, जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इसमें आपको U -25 सेंटीमीटर यूज करना है बच्चों, और V यूज करना है जहां तक वह निकट देख सकता है। और हम दूरदृष्टि दोष में बताए थे बच्चों कि U आपको -∞ यूज करना है, और V कहा क्या यूज करना है, जहां तक वो दूर देख सकता है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, और आपको U -25 सेंटीमीटर यूज करना है, और किस में यूज करना है बच्चों, दूरदृष्टि दोष में। अब इसका यूज करके बच्चों आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे बच्चों। क्लास 10th की एनसीईआरटी में आपका पेज नंबर, जो पेज नंबर में सवाल दिया रहता है उसमें सवाल दिया हुआ है, और फिर आपका एक्सरसाइज यानी अभ्यास में दिया हुआ है बच्चों। और भी आगे क्लास के जो स्टूडेंट हैं 12 वगैरह का, तो उनका न्यूमेरिकल्स तो और भी ज्यादा होता है, तो उन लोग भी जो अभी हम बताए अब इसके हिसाब से वो बनाने का प्रयास करेंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई तरह का डाउट अगर रह जाएगा तो आप कमेंट करके बताएंगे बच्चे, फिर इस पर हम कुछ सवाल आपको करके दिखाएंगे कि किस तरह से होगा। तो आज हम आपको ये बता दिए बच्चों कि आपका निकट दृष्टि दोष है, तो उसका जब करेक्शन करेंगे तो हम किस तरह के पावर का लेंस का यूज करेंगे, तो उसके लिए हमको फोकस दूरी निकालना पड़ेगा। तो फोकस दूरी निकालने के लिए U और V मेरा क्या होगा, तो निकट दृष्टि दोष में U आपका इंफिनिटी होगा, -∞, और V क्या होगा बच्चों, जहां तक उसका दूर बिंदु सही है, जहां तक वो दूर देख पाता है वो V होगा, और ये आपका दिया रहेगा, और इसके मदद से आप F निकाल के पावर निकाल दोगे। और अगर दूर या दीर्घ दृष्टि दोष है बच्चों, तो यहाँ पर आपको U -25 सेंटीमीटर यूज करना है, और -25 सेंटीमीटर यूज करने के बाद V क्या यूज करेंगे, तो जहां तक वह निकट देख सकता है 25 सेंटीमीटर के बाद वहां वो भी यूज होगा बच्चों। और इसके मदद से हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और ये जो दोनों गिवन है इससे हम F निकाल के फिर हम पावर P बराबर 1/f निकाल देंगे बच्चों। अगर पावर वगैरह पर आपको एक स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताएंगे बच्चों। और अभी जो हम दृष्टि दोष पर जो तरीका, आइडिया, ट्रिक बताए, इसको अप्लाई करके आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, फिर इस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस आपको करा देंगे बच्चों। तो चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है बच्चों, आज का मेरा टारगेट था कि कुछ क्वेश्चन भी कराना है, लेकिन चूंकि वीडियो लंबा अब हो रहा है तो अब हम वीडियो को यहीं एंड करते हैं बच्चों। अगर आप लोगों की आवश्यकता है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, हम इस पर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आपको करवाएंगे बच्चों। लेकिन हमको उम्मीद है, भरोसा है
कि जितना हम समझा दिए हैं बच्चों, इस हिसाब से आप करके देखिए, पहले आपका क्वेश्चन श्योर हो जाएगा बच्चों। तो आज यहीं तक बच्चों, आप लोग मन लगा के पढ़िए, खुश रहिए और एकदम बोर्ड्स की तैयारी में लगिए बच्चों। आपको कुछ करके दिखाना है बच्चों। तो आज यहीं तक वीडियो यहीं एंड किया जाता है बच्चों। जय हिंद।